हेलो दोस्तों, आज से हम ये नया सीरीज़ चालू कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम ग्रुप 5 की जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक करके हम उन सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने फर्स्ट हमारा टॉपिक लिया है पीरियडिक्स से ये हमारा टॉपिक है IMCI का, क्योंकि इसमें से पिछली बार भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये जो सीरीज़ है इसके अंतर्गत हम शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अभी तक जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं उन टॉपिक्स पे और उन क्वेश्चन पे विशेष रूप से हम उन पे फोकस करेंगे। इसी के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वो है IMNCI मीन्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसके अंतर्गत हम कंबाइंड रूप से बेसिकली जो 5 साल से छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें केयर प्रोवाइड के लिए फोकस्ड रहते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है WHO और यूनिसेफ दोनों को मिलाकर ये कॉन्सेप्ट हमें मिला हुआ है। पहले IMNCI में N नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इंडियन जो नया एडेप्टेशन है उसमें हमारा क्या है, न्यूनेटल इसमें ऐड कर दिया गया है, तो इससे ये IMCI हो गया। इसके बाद यदि हम इसमें मेजर एडेप्टेशन की बात कर लें कि इसमें बेसिकली किस एज तक के जो चाइल्ड रहते हैं उन्हें कवर किया जाता है, तो इन्हें हमने 2 टाइप से डिवाइडेड कर रखा है या 2 टाइप से इसमें डिवाइडेड किया जाता है। पहला जो टाइप होता है वो रहता है आपका बिलो 2 मंथ ऑफ एज के जो न्यूनेट्स रहते हैं, इन्फेंट्स रहते हैं उन्हें, और दूसरा जो रहता है 2 महीने से लेके 5 साल तक की जो चाइल्ड रहते हैं इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस IMCI के अंतर्गत या इस प्रोग्राम के अंतर्गत किस टाइप की स्ट्रेटजी या किस टाइप की प्लानिंग है जो कि इसमें इन्वॉल्व रहती है, इसको इम्प्लीमेंट की जाती है। तो बेसिकली इसमें क्या है, 3 टाइप की जो प्लानिंग इसमें रखी जाती है। पहली जो प्लानिंग रहती है वो प्लानिंग है आपकी हेल्थ मैनेजमेंट में जो हेल्थ केयर वर्कर रहते हैं, जो स्टाफ रहते हैं, उनकी स्किल को इम्प्रूव करना। बिकॉज यदि आप इनकी स्किल को डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली आप किसी भी तरीके से ये गोल आप अचीव कर सकते हैं। तो जो पहली स्ट्रेटजी रहती है वो रहती है हेल्थ स्टाफ जो रहते हैं उनकी जो स्किल है उसको डेवलप करना, केस मैनेजमेंट जो स्किल रहता है उसको डेवलप करना। दूसरा जो स्ट्रेटजी जो है वो है आपकी हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड। क्योंकि हमने हेल्थ स्टाफ को यदि स्किल्ड कर लिया और यदि हेल्थ सिस्टम हमारा वीक है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है उस पर पड़ेगा। तो इसके लिए हमने हेल्थ स्टाफ को वो स्किल डेवलप करने के साथ साथ हमने क्या किया कि हेल्थ सिस्टम को भी इसके अंतर्गत डेवलपमेंट किया है। तो इसमें क्या होता है कि हेल्थ जो सिस्टम है वो भी इम्प्रूवमेंट होता है। तीसरा और आखिरी जो सिस्टम डेवलपमेंट करना है या जिसे हम स्किल्ड करना है वो रहता है आपकी फैमिली। बिकॉज अल्टीमेटली फैमिली ही इसका जो फर्स्ट स्टेप रहता है फैमिली रहता है। तो फैमिली के जो मेंबर्स रहते हैं बेसिक सबसे फर्स्ट रहती है जो चाइल्ड की मदर रहती है, उससे हम इसके अंतर्गत एजुकेट करते हैं, समझाते हैं। और दूसरा रहता है कम्युनिटी लेवल पे। कम्युनिटी लेवल पे मीन्स यदि आपका 500 घरों का गांव है तो उन 500 के सभी जो भी व्यक्ति हैं उन्हें हेल्थ से संबंधित जो भी सुविधाएं रहती हैं उसके बारे में बताना और केयर के अनुसार उनकी प्रिवेंटिव से मतलब बचाव के जो तरीके रहते हैं उन्हें बताना। तो ये तीसरी स्ट्रेटजी रहती है हेल्थ, फैमिली और कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ प्रैक्टिस को डेवलप करना। अब यदि इसके कंपोनेंट्स की हम बात कर लें, मतलब कंपोनेंट्स की ये किस लेवल पे वर्क करती है, तो बेसिकली ये जो करती है वो करती है आपकी 2 लेवल पे। पहले रहता है P और दूसरी रहती है C। तो PC लेवल पे ये आपकी वर्क करती है। PC से मतलब होता है प्रिवेंटिव। आपको पता है कि प्रिवेंटिव मतलब होता है बचाव, किस तरीके से आप किसी व्यक्ति को बीमारियों से बचा सकते हैं। और यदि आपको किसी व्यक्ति को आप किसी बीमारी से बचाते हैं तो वो आपका आता है प्राइमोडियल
केयर के अंतर्गत, ठीक है। और दूसरा रहता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब केयर। अब कोई व्यक्ति को, यदि वो व्यक्ति बीमार हो गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब उसकी केवल हमें केयर करनी है। तो दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, केयर। तो केयर के अंतर्गत हम इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं वो इसके क्यूरेटिव कंपोनेंट के अंदर में आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि अब हम प्रिवेंटिव लेवल पे यदि काम करते हैं तो आप किस किस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास में ये तरीके रहते हैं कि यदि आपके पास में कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई मदर्स आती है तो उसे आप ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व के बारे में बता सकते हैं कि आप यदि किसी बच्चे को 6 मंथ तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो आप कहीं ना कहीं बच्चे के लिए केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके न्यूट्रिशन पर ध्यान जा रहा है, उसकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट है, और दूसरा उसमें जो भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो डेवलप हो रही है। तो ये प्रिवेंटिव रूप से काम हो रहा है। इसके बाद में यदि आप हर 6 मंथ में उसे विटामिन की जो खुराक रहती है वो यदि प्रोवाइड कराते हैं तो कहीं ना कहीं उससे जो कमी विटामिन की वजह से जो रतौंधी या दूसरी जो भी उसको कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसमें काफ़ी हद तक उसमें बचाव किया जा सकता है। इसके बाद में आता है आपका आयरन सप्लीमेंट्री। इसके अंतर्गत बच्चों में जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें, और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट मदर रहती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, फोलिक एसिड और आयरन की सप्लीमेंट देते हैं। इसके बाद में होता है इम्यूनाइजेशन। ये इम्यूनाइजेशन आपका दोनों तरीके से काम करेगा, एक तो रहेगा मदर के लिए, दूसरा रहेगा चाइल्ड के लिए। मदर के लिए ये आपका टीटी के रूप में लगाया जाएगा, और बच्चे के लिए जो भी 7 बीमारी के लिए जो 7 राउंड में जो वैक्सीनेशन होता है उसके अंतर्गत उसको भी 5 साल तक आप उसको बचा सकते हैं। इसके बाद में एक और तरीका रहता है एल्बेंडाजोल की टैबलेट के थ्रू भी क्यूरेटिव कर सकते हैं। ये एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट है ये मदर और बच्चे को दोनों को दी जाती है। इससे मदर्स में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो पाती, और बच्चों में भी इसमें पोषण जो होता है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो ये हो गया आपका प्रिवेंटिव के रूप में। अब बात करते हैं हम क्यूरेटिव के रूप में। क्यूरेटिव के रूप में बेसिकली हमारे पास में रहती हैं डीएम मैडम। डीएम मैडम कहीं ना कहीं ये आपकी क्यूरेटिव में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरिया, मालन्यूट्रिशन, मीजल्स, ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें आपका निमोनिया और अदर्स हो सकते हैं, और दूसरा मलेरिया। तो ये डीएम मैडम आपकी डीएम मैम, ठीक है, ये आप इसको याद रख सकते हैं डीएम मैडम से कि ये आपकी कहीं ना कहीं क्यूरेटिव में रोल अदा करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि इसके अंतर्गत क्या स्ट्रेटजी रहती है इन 5 बीमारियों में बचाव के लिए। प्रोसेस के अंतर्गत हम ओपीडी लेवल पे ये केस मैनेजमेंट को देखते हैं। तो यदि पेशेंट ओपीडी में आता है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उस व्यक्ति का कि चेक फॉर डेंजर साइन। तो हमें वो साइन देखना होते हैं जो कि डेंजर लेवल पे असेस किए जा सकते हैं। उन डेंजर साइंस को वो या साइन है उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं कि यदि कोई बच्चा ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, या फिर परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है, उसके लगातार वोमिटिंग आ रही है, या उससे सीवियर मालन्यूट्रिशन, देखने में बच्चा बहुत वीक, बहुत कमज़ोर और उसकी मसल्स मास बहुत ही ज़्यादा वेस्टेड यदि आपको लगता है तो वो सीवियर मालन्यूट्रिशन की कंडीशन में आएगा। इसके अलावा आप बच्चा जो रहेगा वो अनकॉन्शियस या लेथार्जी जैसा फील करेगा आपको, या फिर उस पेशेंट या जो बच्चा है उससे कन्वर्जन क्या रहेगा। इन सभी केसेस में या इस टाइप के जो भी बच्चे आपको देखने को मिलेंगे उन सभी बच्चों को हम किसी डेंजर साइन की कैटेगरीज में उसे रखते हैं। इसके अलावा यदि आपको सिम्टम यदि उसके साथ असेस करना है तो आप कौन कौन से सिम्टम उसमें देखेंगे, तो वो सिम्टम्स में आप करेंगे फीवर, जो बच्चा है उसे फीवर आ रहा है या उससे ईयर प्रॉब्लम है, ओटाइटिस मीडिया की उसमें प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी और ब्रीथिंग यदि आपको उसमें आ रहा है तो आप उसे देख सकते हैं। फीडिंग, इनएबिलिटी ऑफ फीडिंग, यदि गलती से मैंने वहाँ पे ब्रीथिंग बोल दिया तो थोड़ा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
इसके बाद में डायरिया, उससे रेगुलर डायरिया आ रहा है, तो ये सिम्टम्स जो हैं बच्चों में देखने को मिलते हैं। अब यदि आप इसके अलावा असेसमेंट करेंगे तो उसमें जो असेसमेंट आपको बेसिकली 2 टाइप से देखना पड़ेगा, या उसमें न्यूट्रिशन की जो लेवल है उसमें कितना लेवल है, कैसा है, वो हमें असेस करना है। इसके अलावा असेस करना है आपका इम्यूनाइजेशन का स्टेटस, उसको देखना है। तो उसका जो इम्यूनाइजेशन का जो स्टेटस है, उसके जो कार्ड है या उसकी जो मदर की जो हिस्ट्री है, वो आपको इम्यूनाइजेशन स्टेटस के बारे में बता देगी। ये सब चीज़ें आपने 3 ये जो स्टेप हैं इनको आपने असेस कर लिया। आपने डेंजर साइन आपने देख लिए, आपने उसका हेल्थ सिम्टम उसने देख लिया आपने, और इसके बाद में उसका जनरल असेसमेंट आपने उसका कर लिया। इन सब चीज़ें यदि आप उसमें असेस कर लेते हैं तो आपने एक बहुत बड़ा काम आपने अपना कंप्लीट कर लिया। अब काम बचता है उसकी कैटेगराइज करने में। कैटेगराइज से मतलब होता है कि वो किस कैटेगरीज में आएंगे। इसके लिए इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं कि यदि आपको ये सिम्टम आ रहे हैं, ये सिम्टम आ रहे हैं, ये सिम्टम आ रहे हैं, तो बच्चा किस कैटेगरीज में आएगा या वो किस कैटेगरीज में नहीं आएगा। तो बेसिकली इसकी कैटेगरीज की हम बात कर लें तो इसका क्लासिफिकेशन की जो रहती है वो 3 स्टेप रहते हैं या 3 कलर कोडिंग रहती है। फर्स्ट रहता है पिंक। बेसिकली जो भी दूसरे कलर कोडिंग रहती है उसमें हमेशा रेड को ही अलार्मिंग साइन माना जाता है, लेकिन IMCI की जो प्रोसेस है या IMCI की जो स्ट्रेटजी है उसमें पिंक कलर को रेड की जगह रखा गया है। कई बार यहाँ गलतियाँ होती हैं। एग्ज़ाम में आपको 4 कलर दे दिए जाते हैं, पिंक, येलो और ग्रीन, और दूसरा दिया जाता है रेड। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा गलत होता है वो होता है कि व्यक्ति रेड को अलार्मिंग साइन में डाल देता है और वो क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है। तो वो कौन सा कलर है, वो है आपका पिंक कलर। ये आपको याद रखना है। तो यदि पिंक कलर आता है तो उस बच्चे को अर्जेंटली आपको फर्दर बेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपसे हायर फैसिलिटी में उसको रेफ़र करना होता है। इसके बाद में आता है दूसरा येलो कलर। येलो कलर मीन्स सिग्नल पे हम क्या देते हैं, जब भी येलो कलर आप देखते हैं तो आप वहाँ रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ सेम वही रहता है। यदि किसी व्यक्ति को हम क्लासीफाई के द्वारा उसको येलो कलर के अंदर अगर रखते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट कहाँ देते हैं, OBD लेवल पे हम ट्रीटमेंट देते हैं और उसको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। तीसरा जो कलर रहता है वो रहता है हमारा ग्रीन कलर। ग्रीन सिग्नल हमेशा सेफ साइड की रहता है। तो यदि ग्रीन कलर आता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे को मदर को काउंसलिंग करते हैं और उससे होम साइड लेवल पे ट्रीट करने के लिए एडवाइस करते हैं, जैसे ORS का घोल, मेडिसिन, ये सब दे के उससे होम साइड पे ही केयर करने की प्रोवाइड करते हैं। अब हम एक और चीज़ समझते हैं कि आपको किस टाइप के पेशेंट्स यदि आपको सिम्टम लेके आते हैं तो आपको कहाँ पर रखना है। इसके लिए हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंतर्गत हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं और आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू हम आगे बढ़ा के रखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करके या इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अक्टूबर की जो एग्ज़ाम है, ग्रुप 5 के एग्ज़ाम है, उसके लिए सिलेबस वाइज आपको टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे और उससे संबंधित जो आपके डाउट हैं उन्हें क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं किसी अच्छे और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।